हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। नमस्ते। फार्म लॉस पर हमने पहले एक बार बात की थी और उस वीडियो की लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट में। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर तो अभिषेक बात करेंगे ही, पर मैंने सोचा कि थोड़ा डेमोक्रेसी के बारे में भी बात की जाए। आखिर जुडिशियरी जो है वो डेमोक्रेसी का एक पिलर है और प्रोटेस्ट जो है वो फार्मर्स का डेमोक्रेटिक राइट है। और यही जो डेमोक्रेसी है ये कानून बनाने का हक भी सरकार को देती। तो अब ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है, मैंने सोचा इसकी थोड़ी पड़ताल करें। तो ये एक ग्रीक वर्ड है। ये बनता है डेमोस और क्रेटोस से मिलके। डेमोस मतलब पीपल, क्रेटोस मतलब रूल। बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ द पीपल। रूल ऑफ द पीपल सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन जब पीपल ही रूल कर रहे हैं तो फिर आइडियली पीपल को सड़क पर होना नहीं चाहिए। बट चाहे वो यूएसए हो या हमारे यहाँ का फार्मर प्रोटेस्ट, लोग सड़क पर हैं डेमोक्रेसी होने के बावजूद। वैसे डेमोक्रेसी को बाय एंड लार्ज एक एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल आइडिया माना जाता है। कहते हैं कि इसका जन्म हुआ एथेंस में, और एथेंस के ही एक बड़े फिलोसोफर हुए जिनका नाम था सॉक्रेट्स। हिंदी में सुकरात भी कहा जाता है। डेमोक्रेसी को लेकर सॉक्रेट्स ज्यादा खुश नहीं रहते थे। उनका कहना था कि जो इलेक्शन में वोट करने की प्रोसेस है, किसी को वोट करना, ये एक स्किल है, जस्ट लाइक एनी अदर स्किल। तो जस्ट लाइक एनी अदर स्किल, इसको भी लोगों को सिखाया और पढ़ाया जाना चाहिए कि वोट कैसे दिया जाता है, क्या सोच के वोट दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, हमारे स्कूल्स में हमें यह तो पढ़ाया नहीं जाता कि वोट देने के पहले क्या क्या करना चाहिए, कैंडिडेट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। हम एमपी या एमएलए को वोट देते हैं, डायरेक्टली पीएम या सीएम को नहीं देते। वोट देने के पहले पार्टी का मैनिफेस्टो देखना चाहिए, पार्टी के विजन को देखना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये किसी को भी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन सॉक्रेट्स का कहना था कि चूंकि वोट डालना भी एक स्किल है तो इसे पढ़ाया जाना चाहिए। ओवरऑल एक एग्जाम्पल सॉक्रेट्स जो दिया करते थे वो ये था कि अगर वोट कैसे डालना है ये स्किल नहीं सिखाई जाएगी तो लोग अपने रैंडम इंस्टिंक्ट्स पर वोट डाल देंगे। इंस्टिंक्ट्स पर वोट डालने से प्रॉब्लम ये होगी कि अगर एक मिठाई की दुकान का मालिक और एक डॉक्टर चुनाव लड़ें तो हो सकता है मिठाई की दुकान वाला जीत जाए, क्योंकि वो लोगों को मिठाई खिलाने का प्रॉमिस करेगा और डॉक्टर ये बोलेगा कि मिठाई मत खाओ, लॉन्ग टर्म में इट विल बी बैड फॉर योर हेल्थ। इंस्टिंक्ट्स पर वोट डालने वाले शायद लॉन्ग टर्म का सोच ना पाए और मिठाई वाले को वोट दे दें। अब ये तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हुआ, क्योंकि हम सबको पता है कि रोज खूब सारी मिठाई खाना सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन क्या रोज खूब सारी दवाई खाना आपकी बॉडी के लिए ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर इशू में एक तरफ ब्लैक और दूसरी तरफ व्हाइट मिले। हो सकता है इश्यूज में दोनों तरफ ग्रे एरियाज मिले। तो ऐसे ही ग्रे एरियाज इन फार्म लॉस के अराउंड भी हो सकते हैं। और अगर फार्मर्स, सरकार और जुडिशरी अपना अपना डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर ही रहे हैं तो फिर ये डेडलॉक खत्म क्यों नहीं होता? और क्या सही में ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं? कहीं कोई अपनी लिमिट तो क्रॉस नहीं कर रहा? कहीं हर साइट का ईगो इतना बड़ा तो नहीं हो गया कि अब कदम पीछे लेना सही या गलत से ज्यादा ईगो की बात हो गई हो? इन सबके एक्सप्लिसिट आंसर्स तो शायद अभिषेक ना दे पाए, लेकिन जो हो रहा है उसकी डिटेल्स अभिषेक जरूर शेयर करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर से 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, फार्मर्स दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी फॉर्म की है 4 लोगों की। तो हम पूरा उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि कई कंट्रोवर्सी हो रही है। एक तो कमेटी जिस तरह से फॉर्म की गई, जो मेंबर्स बने उसको लेके, और एक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको लेके भी जो टिप्पणीकार है उनका अलग अलग अपना सब बात है। तो उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फार्म लॉ और लॉस की बात करें तो हमने इसे हमारे प्रीवियस एपिसोड में भी कवर किया है कि 3 फार्म लॉस सरकार ने पास किए है। मैं एक छोटी सी समरी दे दूं इन तीनों लॉ की। पहला कानून ये कहता है कि किसान एपीएमसी जो मंडी है, जो सरकारी मंडी है, उसके बाहर भी जाके अपने अनाज बेच सकते हैं। ये पहला लॉ कहता है।
दूसरा कानून कहता है कि किसान किसी भी प्राइवेट प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, ये लीगलाइज किया है सरकार ने। और तीसरा ये कि कुछ कमोडिटीज होती है जिसकी सरकार पहले एक स्टॉक लिमिट बना देती थी कि आप इससे ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हो। तो वो जो कमोडिटी एक्ट था, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें बदलाव करके सारी लिमिट्स हटा दी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी खाद्यान्न की या किसी भी अनाज की कितनी भी लिमिट में क्वांटिटी स्टोर करके रख सकता है। तो किसानों का जो किसान थे, किसान संगठन थे, उनका इन तीनों लॉ को लेके अपने अपने उनके एक विरोध थे, वो इन कानूनों से सहमत नहीं थे। तो उसी कानून को लेके कई महीनों से प्रदर्शन चल रहा था। पहले ये प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा तक सीमित था, वहाँ पे ज्यादा ये ज्यादा इंटेंसिटी से हो रहा था प्रदर्शन। उसके बाद दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के लास्ट वीक में किसान दिल्ली बॉर्डर पे आके बैठ गए और वहां पे धरना प्रदर्शन दे गए। तब से लेके ये आंदोलन चल रहा है। और ऐसा नहीं कि आंदोलन चल रहा है, एक तरफा आंदोलन है। तब से लेके अभी तक किसानों और सरकारों के बीच में 9 बार की एक बातचीत हो चुकी है, बट उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। जो किसानों का पक्ष है वो ये चाहते हैं कि आप ये पूरे कानून वापस लीजिए और एमएसपी को आप कंपलसरी कीजिए, उसको लेके कानून लेके आइए। अभी एमएसपी क्या होती है? सरकार कुछ फसलों की एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कर देती है कि ये सपोर्ट प्राइस है, आप हम इस मिनिमम प्राइस पे आपसे वो फसल खरीदेंगे। ये थी एमएसपी। तो किसान चाहते हैं कि एमएसपी को कानून अभी इसमें एमएसपी के लिए कुछ कानून नहीं है, उसके ऊपर एक लीगलाइज किया जाए, उसके लिए कानून बनाया जाए। सरकार का ये पॉइंट है, सरकार बोल रही है कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। आपको इन कानून में जो जिन पॉइंट्स पे आपको आपकी जो क्या बोले आप सहमत नहीं है, हम पॉइंट वाइज हम बिंदुवार पर चर्चा करने के आपसे तैयार है। चर्चा हो भी रही है। हम कानून वापस नहीं करेंगे। उन पॉइंट्स में जो आपकी ऑब्जेक्शन है, हम उसके अकॉर्डिंग ये इन तीनों कानूनों में संशोधन लाएंगे। और एमएसपी सरकार बोली कि हम एमएसपी कंटिन्यू रखेंगे, एमएसपी खत्म नहीं होगी, सरकारी मंडियां खत्म नहीं होगी, पर इसको लेके हम कानून नहीं बना सकते। अब एमएसपी को लेके कानून क्यों नहीं बना सकते? इसको लेके एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। वो प्रैक्टिकल चैलेंज ये है कि एमएसपी अभी सरकार क्या कहती है, एमएसपी घोषित कर देती है कि सपोज गेहूं की इतनी एमएसपी है। फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए में सरकार आपसे गेहूं खरीदेगी, पर ये कानून नहीं है, सरकार ने घोषित कर दी। अब इससे नीचे भी खरीदी हो सकती है क्योंकि इसको लेकर कुछ कानून है ही नहीं है। सरकारी मंडियों में आप किसान जाएगा, बेचा गेहूं तो उसको 2,000 रुपये मिलेगी, पर मंडी के बाहर बेचेगा तो उसको एमएसपी पे जरूरी नहीं जो मंडी के बाहर खरीद रहा है वो एमएसपी पे करे। वो जो मार्केट के हिसाब से जो रेट है, एमएसपी से ज्यादा या कम रेट दे सकता है। अगर सरकार ने एमएसपी को लेकर कानून बना दिया, अब एमएसपी में दो चीज होती है। अभी एमएसपी घोषित होती है, ये बस प्राइस है, पर ये कंपल्सरी नहीं कि आपको एमएसपी पे ही खरीदना है। अगर कानून बन जाएगा तो ये हो जाएगा कि आपको एमएसपी पे ही खरीदना है। अगर एमएसपी से कम कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ जो भी कानून में जो भी प्रस्ताव होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्शन लिया जाएगा। बट अगर आप एमएसपी पे खरीदेंगे तो ना सरकारों के पास और ना ही अभी प्राइवेट प्लेयर अब आ रहे हैं। कोई बड़े प्राइवेट प्लेयर अभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में थे, छोटे छोटे से छोटे प्राइवेट प्लेयर्स थे, उनके पॉसिबल नहीं कि वो एमएसपी पे खरीद सके क्योंकि किसी के पास इतने रिसोर्स नहीं है। हो सकता है कि अगर सारी फसलों के अगर आप एमएसपी पे खरीदे तो महंगाई बढ़ सकती है, सभी फसलों की, सभी अनाजों की कीमतें बढ़ सकती है। तो ये सरकार का पॉइंट है। तो ये डेडलॉक काफी टाइम से चल रहा था। नो तो ऐसे बताया कि अब 9 राउंड की बातचीत हो गई थी सरकार और किसानों के बीच में, तब भी कुछ नतीजा नहीं निकला था। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। सुप्रीम कोर्ट में कई पिटिशंस फाइल हुई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और 4 सदस्यों की कमेटी फॉर्म की सुप्रीम कोर्ट ने। ये 4 सदस्यों की कमेटी सरकारों से, किसानों से बात करेगी और अपने रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को देगी। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों पे इनको लागू करने पे रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून खारिज नहीं किए कि ये लागू नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा। अब ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, इसको लेके काफी विवाद हो रहा है। पहला विवाद ये है, जो किसान कह रहे हैं या जो दूसरे टिप्पणीकार कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उसमें चारों मेंबर ऐसे हैं कि जो कभी ना कभी पब्लिक ये बोल चुके हैं कि वो सरकार के इन कानूनों के
फेवर में, पक्ष में। तो किसान बोल रहे कि आपने ऐसे 4 लोगों की कमेटी बनाई है जो पहले से इस कानून के पक्ष में है। तो आप एक कमेटी में जो बोलते हैं बराबर की हिस्सेदारी नहीं है कि आपको दोनों पक्ष के लोग लेने थे कमेटी में, जो इस कानून के फेवर में भी हो, अपोज में भी हो, तो कमेटी एक तरह से फेयर वर्क कर सकती थी। दूसरा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्वेश्चन आता है जो टिप्पणीकारों का कहना है कि हमारे संविधान में संसद, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तीनों के जो कार्य क्षेत्र है वो निर्धारित किए हुए हैं, किसकी कहाँ पे किसको क्या फंक्शनिंग है, क्या काम करना है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का संरक्षक के जैसे काम करता है। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व होता है कि कोई भी कानून अगर बन रहा है या सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है वो संविधान के अनुसार हो। कोई भी कानून अगर संसद पास करती है तो कानून ऐसा ना हो कि जो हमारे संविधान की मूल भावना हो उसके खिलाफ हो, नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार दिए गए संविधान में उसका वो हनन करता हो। तो ये जो पूरा इशू आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, या सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन हुआ है, उसमें कहीं भी ये बात नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो तीनों कानून है ये संविधान के अनुसार है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखे बिना कि ये कानून संविधान के अनुसार है कि नहीं है, एक 4 सदस्यीय कमेटी फॉर्म कर दी। यानी जो टिप्पणीकार है, जो संविधान के जानकार है, वो कहे कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपनी जो सीमाएं जो संविधान में दी हुई है उससे आगे जाके ये फैसला लिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून जो संसद ने बनाया है उसको बिना किसी पॉइंट के ऐसे खारिज नहीं कर सकती जब तक कि वो संविधान के अनुरूप ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी फॉर्म की है, ये कहना है कि ये जो कमेटी फॉर्म की है, ये जो पूरा जो डिसीजन आया है, एक गलत प्रेसिडिंग सेट कर सकता है, क्योंकि आगे जाके इसी इसी फैसले को आगे आधार बना के कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी भी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का डिसीजन देती है तो उसकी ये अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। क्योंकि अभी तो पूरे कानून में ये कहीं पूरे जो डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जितनी हियरिंग हुई है इसको लेके, ये नहीं रहा कि ये संविधान के अनुरूप है कि नहीं है कानून, इससे किसी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या जो संविधान का की जो मूल स्वभाव है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि इसका आगे जाके क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरा, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये फैसले से कुछ लोगों का कहना है कि इससे सरकार को फायदा होगा, क्योंकि जो डेडलॉक की सिचुएशन बनी हुई थी सरकार और किसानों के बीच में, वो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन नहीं निकल पा रहा था। सरकार की जो स्ट्रेटेजी लग रही है, ये लग रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा वो जितना हो सके इस टाइम बाय करना चाहती है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, कोई भी जो आंदोलन रहता है, समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो अपने आप ही कमजोर होने लगता है। क्योंकि जिस उस आंदोलन में जो लोग शामिल है उनकी इंटेंसिटी बनाए रखना समय के साथ साथ, एक मीडिया अटेंशन होता है कि अगर एक मीडिया अटेंशन जो रहता है किसी भी आंदोलन को कुछ समय तक रहता है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कोई दूसरे इशू आ जाएगा तो मीडिया का भी अटेंशन उन टॉपिक्स पे चला जाएगा। और दूसरा, किसी आंदोलन को चलाने के लिए रिसोर्स रखते हैं, तो किसान संगठनों के पास कितने रिसोर्स है कि वो कितने टाइम तक इस आंदोलन को जारी कर सकते हैं, देखना होगा। तो ये कहीं ना कहीं फैसला जो सरकार की स्ट्रेटेजी थी कि हम टाइम बाय करें, जितना हम टाइम लेंगे हम ये आंदोलन अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं सरकार को हेल्प भी करता है कि सरकार को टाइम मिल गया है कि कोर्ट में अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये फैसला चला गया है। कमेटी जब अपना रिकमेंडेशन देगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ फाइनल वर्डिक्ट देगी। और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है ये सही है कि नहीं है, आगे इसका जाके क्या आगे के जो कानून आएंगे आगे भविष्य में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी एक देखना लायक रहेगा। तो ये दोनों चीजों पे एक जो काफी बहस रही थी, तो हमने कोशिश की है कि इस बार आपको थोड़े से एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें कि ये कानूनों पे लेके क्या विवाद है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको लेके क्या विवाद है। आपकी भी अगर कोई राय हो, आपका क्या समझ है इस टॉपिक के बारे में, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।